वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो 2022 में परीक्षा, मतलब 2022 की परीक्षा है उसमें जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं, आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में आ सकते हैं और जिनको पढ़ करके आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, उनको इस वीडियो में बताने के साथ साथ उनके उत्तर को भी थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया जाएगा। कैसे आप अपने उत्तर को लिखें, इसको लेकर के भी जैसे प्रश्न पूछा गया तो उसको कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे 50 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, इसको भी आपको बताने का प्रयास थोड़ा बहुत रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा कि आप उत्तर लेखन कैसे लिखें, मतलब जैसे उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, या फिर जब उत्तर आप लिख रहे हों तो आखिरकार किस तरीके से लिखें। ठीक, इन सभी मुद्दों को भी, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसको लेकर के मैं जल्दी वीडियो आपके सामने बोर्ड पर बिल्कुल आसानी से देने का प्रयास करूंगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है आपके सामने प्रदर्शित हो पा रहा होगा, क्या है भाई, बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही प्रकार से मांग वाग वगैरह जो सब्जेक्ट में होता है, तो हमने इसलिए, चूंकि जब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते तो उसमें आपको मांग पढ़नी होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है मांग वगैरह बहुत ज़्यादा जब आपकी हुई तब इस वीडियो को लाने पर एक प्रकार से मजबूर आप लोगों ने किया है। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक प्रकार से दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और इसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो छात्र छात्राएं हमारे बीए में अर्थशास्त्र लिए हों उनके लिए यह लेक्चर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हैंड राइटिंग से हमने खुद पूरा का पूरा आपके लगातार प्रश्नों को देखा, किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्नों का ट्रेंड रहा है, और किस तरीके से जो है आपके जो है परीक्षा में बनेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास। तो मैं बता दूं आपको, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है लगभग सेम है। सिलेबस अभी तक इकोनॉमिक्स का जो नया सिलेबस है उसको हमने नहीं डिस्कस किया है, तो उसको मैं जल्द ही डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो पुराने वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स के, वो उसके इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। वो चीज़ जो हम पुराने वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के आपको मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बीए प्रथम सेमेस्टर की दृष्टि से। ठीक, तो आप परेशान मत होइए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो पहले से वीडियो अवेलेबल है उसको आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट है और यह लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेबस जल्द ही नया वाला आपके सामने प्रदर्शित कर दूंगा। लेकिन मैं बता दूं आपके पेपर का नाम इसका क्या है। इस समय पेपर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर का नाम आपके क्या है, अब लगभग बदल चुका। पेपर का नाम पहले दूसरा था लेकिन अब बदल चुका है। नई शिक्षा नीति के तहत बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो कहा गया था कि लिखित परीक्षा, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव हुई है, और हो सकता है किसी किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय की बात करूँ तो लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा जो होगी उसका मॉडल पेपर ये है, और ऑब्जेक्टिव वाले जो हमारे छात्र छात्र हैं उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर है पहले से भी कुछ अवेलेबल है, ठीक, उसको देख लीजिए। और कुछ मॉडल पेपर मैं आपको जल्द ही भी दे दूंगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर आधारित होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर आपके मतलब कि हूबहू आपको मिलते रहेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा। ये सारी बातें आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर दे दूंगा। और कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे सबसे देखिए ये वाला, यहीं पर लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, या फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मतलब कि ये लिखित वाला है। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जल्दी से सभी लोगों को बुला लीजिए, सभी लोगों को एक प्रकार से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए। पेपर का आपके नाम क्या है मैं बताने ही वाला था आपको। पेपर का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। क्या, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो माने होता है सूक्ष्म, और एक होता है मैक्रो, MACRO, वो मैक्रो होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसको आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बीए प्रथम सेमेस्टर में, मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत। किसी भी विश्वविद्यालय, मतलब सभी विश्वविद्यालय का यही सेम सिलेबस है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं, चाहे वो मांग की को लेकर के हो, मांग वगैरह तो हमने पढ़ा
दी है, मांग की लोच को पढ़ा दिया, मांग की आय लोच क्या होती है, आनी लोच क्या होती है, सभी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें नई शामिल हुई हैं, मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, उसके बाद में आपको बताने का प्रयास करूँगा। हालाँकि अब हम बात कर लेते हैं बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की ओर। अभी आपको बता दूँ कि हिंदी साहित्य की आपकी क्लास हुई होगी। केशव दास जो हैं उनकी एक रचना है कवि प्रिया, और उस कवि प्रिया जो है एक प्रकार से का जो है प्रिया प्रकाश, जिसको हम नाम से जान सकते हैं। तो प्रिया प्रकाश, वो प्रिया प्रकाश नहीं आँखों वाली जो आँखियों से गोली मारे, वो प्रिया प्रकाश दूसरी हैं। यहाँ पर प्रिया प्रकाश ये इनकी रचना है, किसकी? केशव दास की। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो इनका लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए जा करके, ये अभी अभी हुआ है, रात के 8 बजे से क्लास होती है उसमें। ठीक, अब आइए हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र को लेकर के। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, न्यू मॉडल पेपर 2022 का है ये। और जो आने वाली जो सत्र हैं 23, 24, 25, जो हमारे छात्र छात्र नए नए शामिल हो रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं, 2023 में आएंगे, 24 में आएंगे, 25 में आएंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताने का प्रयास। सबसे पहले आप जब पेपर में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देना है। निर्देश मतलब जो नोट लिखा हुआ मिलेगा उसको जरूर आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको पेपर करने हैं। और यहाँ पर खंड आ बा सा अगर लिखित होगा तो बटा हुआ होगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में क्या किया गया है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के या फिर लघु उत्तरीय टाइप के। वैसे दीर्घ उत्तरीय टाइप के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 5 करने होंगे आपको। 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 करने होंगे। तो उसमें से आपको जो है प्रश्न जो होगा वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो हमने दीर्घ उत्तरीय में रख दिया है, लघु उत्तरीय में और अति लघु उत्तरीय में रखा है। तो बस ये अगर इस प्रकार का मॉडल पेपर आप देख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ जिस टाइप का, ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही पेपर मॉडल पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रकार से ट्रिक है कि जैसे कि इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, छोटे 50 शब्दों वाले, इसमें लघु उत्तरीय भी आ जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी आ जाते हैं, सभी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, तो ये ऐसे प्रश्न बनाने मॉडल पेपर बनाना चाहिए। और कुछ 10 क्वेश्चन मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव भी दे देना चाहिए इसमें, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 5 अति लघु उत्तरीय दे देना चाहिए, और 5 लघु उत्तरीय और 2 जो है दीर्घ उत्तरीय आपका। तो इस प्रकार से बनाना चाहिए। लेकिन जो है बताया गया जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको हमने आपको मैं बता रहा हूँ आपको, तो परेशान मत होइए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है, ये अति लघु उत्तरीय का है। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा कि सभी प्रश्न यहाँ पर करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना है। खंड आ से कैसे प्रश्न बनेंगे, तो अति लघु उत्तरीय टाइप के। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है, आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों को लिखिए। आर्थिक प्रणाली के मूल तत्वों को लिखिए। क्या मूल तत्व, मूल्य नहीं लिखा है, मूल लिखा है, मेरे मुँह से मूल्य निकल गया। क्या लिखा है भाई कि जो है आखिरकार जो आर्थिक प्रणाली होती है उसमें कौन कौन से मूल तत्व होते हैं, उनको आपको लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो मात्र ऐसे आप क्या लिखेंगे सीधे सीधे कि जो है आर्थिक प्रणाली के मुख्य रूप से 4 जो है तत्व मूल रूप से बताए गए हैं। अब वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन? पहला है व्यक्ति। स्वयं व्यक्ति क्या होता है, आर्थिक प्रणाली का एक मूल तत्व होता है। सबसे पहला बात कौन? व्यक्ति। दूसरी बात कौन है भाई, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, नियमन। नियमन माने एक प्रकार से होता है कि किस प्रकार से संचालन हो किसी चीज़ का। तो नियमन एक प्रकार से जो व्यवस्था होनी चाहिए, कार्य करने की जो क्षमता, तो ये एक प्रकार से नियमन मतलब जो संचालन जिसको कहते हैं, कि जैसे एक व्यक्ति है और व्यक्ति के जो कार्य करने की शैली या फिर जो कार्य कर रहा है वो किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है, नियमन होता है, उसी को कहते हैं। ठीक, तो नियमन माने क्रिया वगैरह से तात्पर्य लिया जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं को एक प्रकार से नियमन हम कह सकते हैं एक फॉर्म में। तो यहाँ पर नियमन हो गया। ठीक, पहली दूसरी बात। तीसरी बात क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा फैक्टर ये आता है जो है मूल तत्व होता है आर्थिक प्रणाली में। तीसरा मूल तत्व होता है प्रतिफल। जब आप कोई नियमन करते हैं, कोई क्रिया प्रक्रिया मतलब क्रिया करते हैं, तो कोई प्रक्रिया आती है, प्रतिक्रिया आती है, मतलब कुछ एक प्रकार से प्रतिफल हमको मिलता है। तो इसमें हमको तीसरा मुद्दा क्या हो जाएगा, प्रतिफल। और चौथा क्या होता है, संसाधन। चौथा क्या होता है, संसाधन। संसाधन आप समझते होंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन से कोई व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं होगा। जो सोर्स होते हैं ना, जिनके मदद से हम कोई क्रिया करते हैं, तो वो सोर्स होते हैं। अब सोर्स है कोई, अब उस मतलब मान लेते हैं कोई कोयले की खदान है। अब कोयले की खदान है मेरे भाई, तो वो एक प्रकार से क्या है, वो सोर्स है। मतलब कहीं कोई स्थान है तो हमारे पास क्या है, स्रोत है, वो संसाधन है। चूंकि चाहे प्राकृतिक हो, चाहे वो लिखित, वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मतलब कि कृत्रिम हो। तो प्राकृतिक मान लेते कोई कोयला का मतलब एक प्रकार से हमको मिला कहीं पर। अब उस कोयले में हमने कोई क्रिया प्रक्रिया करी, तो उसका हमको प्रतिफल क्या मिलेगा, हमको कोयला मिल जाएगा। ठीक, अब कोयले की खान है वहाँ पर, ये क्या है,
ये संसाधन है कि जो संसाधन के रूप में कोयला हमारे पास मौजूद है। अब उस कोयले का एक प्रकार से क्रिया प्रक्रिया करके मरम्मतीकरण करके हमको कोयला प्राप्त करना जो है, तो ये क्या है, ये नियमन है। और जब हमको कोयला अच्छा मिल जाता है और उसको हम मार्केट में बेच देते हैं, जो हमको उससे मुद्रा प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या है, वही हो गया मेरा प्रतिफल। वही क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, वही हो गया प्रतिफल। और ये सारी की सारी क्रियाओं को करता कौन है, तो कौन करता है, मानव करता है। तो इस प्रकार से एक आर्थिक तंत्र जो होता है, एक आर्थिक जो ढांचा होता है, ये चलता रहता है। तो व्यक्ति के द्वारा कोई सोर्स, पहले कोई सोर्स मिला, उस सोर्स पर कोई व्यक्ति गया, तो व्यक्ति भी एक प्रकार से गया, संसाधन मिला, कोई संसाधन को व्यक्ति ने क्या किया, संसाधनों का नियमन करके कुछ प्रतिफल प्राप्त कर लिया। यही हो गया पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से फंडा, आर्थिक प्रणाली का फंडा मेरे प्यारे दोस्तों। आर्थिक प्रणाली के मूल तत्व हो गए। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। हालांकि और भी आपसे प्रश्न पूछा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सीमांत उत्पादन संभावना से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब होता है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है, कभी कभी प्रश्न बनता रहा है। तो सीमांत उत्पादन संभावना से मतलब होता है, एक वक्र से मतलब होता है, उस वक्र से मतलब होता है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है। कोई दो वस्तु हैं तो उनके संयोग को दर्शाता है, उस वक्र का एक प्रकार से उस संयोग को दर्शाता है। मतलब कैसा, जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का क्या होता है, पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। तो संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर जो है जिनका उत्पादन किया जाता है, उन दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। कौन, सीमांत उत्पादन, कि जो है सीमांत मतलब सीमा का अंत हो जाए जहाँ पर उत्पादन करने में, वही होता है सीमांत उत्पादन। तो ऐसी संभावना जब हमको मिलती है तो वही सीमांत उत्पादन संभावना हो जाती है। हालांकि इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे किसी दिन विशेष तरीके से। हालांकि आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्लभता का क्या अर्थ होता है, दुर्लभता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुर्लभता क्या है, दुर्लभता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न दुर्लभता को लेकर के जो है बनेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो प्रॉब्लम्स आप जो है एक प्रकार से जो चीज़ें होती, दुर्लभता मैंने समझते हैं ना, दुर्लभता क्या होती है। दुर्लभता बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादनों, उपलब्ध जो उत्पादन है, मतलब उत्पादन जो साधन है, जैसे कि उत्पादन साधन की बात की जाए, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुछ उत्पादन होते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया, ये सब क्या है, ये सब साधन है, ये उत्पादन के साधन है। कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सब क्या है, ये सब साधन है। और इन्हीं जैसे साधनों, मतलब इन्हीं साधनों का जो एक प्रकार से मांग की तुलना में पूर्ति का सीमित होना ही क्या कहलाती है, दुर्लभता। मतलब जब कभी क्या हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम जैसे साधनों की मांग की तुलना में पूर्ति का सीमित हो जाना ही क्या कहलाता है, दुर्लभता। मतलब इसको अगर आप व्यवहारिक भाषा में समझो दुर्लभता को, कि दुर्लभता क्या है, दुर्लभता का मतलब होता है दुर्लभता, मतलब जो चीज़ दुर्लभ हो मिलने में, मतलब दुर्लभ माने कुछ कठिन में हो, वही चीज़ें आप समझे इसको। जैसे मान लेते हैं मार्केट में जो है, मान लेते हैं मार्केट में 10 पैकेट ब्रेड है, मार्केट में 10 पैकेट ब्रेड है, और ब्रेड जो है बनाई नहीं, मतलब कहीं पर बन नहीं रहा है। अब 10 ही पैकेट चूँकि ब्रेड है मार्केट में, अब क्या होगा, और यही 10 पैकेट रोज आएगा। अब 10-10 पैकेट मान लेते हैं रोज आ रहा है, और वहीं पर जो है 10 ही लोग रह रहे हैं, 10 लोग जो है किसी गांव में निवास करते हैं, और उसमें एक दुकान है, दुकानदार को लेकर के 10 ब्रेड उसके पास डेली आता है, जो एक दुकानदार रखता है, और बाकी 9 जो है सभी घरों को सेल करता है। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं उसी 10 जो है जो घर है, उसमें जो है 2-3 जो है एक प्रकार से रिश्तेदार किसी के आ जाएं और बढ़ जाएं लोग, ठीक। अब 10 घरों में मान लेते हैं 2-3-4 रिश्तेदार बढ़ गए। अब जो है उसको किसी एक घर के व्यक्ति के यहाँ पर रिश्तेदार आए हैं, तो उसको 2 पैकेट ब्रेड की आवश्यकता है। अब क्या होगा, अब जब ये व्यक्ति जाएगा कि मुझे 2 पैकेट भाई साहब ब्रेड दे दो, शॉपकीपर से बोलेगा कि भैया मुझे 2 पैकेट ब्रेड चाहिए, प्लीज़ दे दो, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि उसके पास जो है ब्रेड की एक ही पैकेट आती है सभी लोगों के लिए। अब चूंकि जो है वह नहीं दे पा रहा है, अब ये जो नहीं दे पा रहा है ना, वो क्योंकि 10 ही पैकेट है और 10 ही लोग हैं, और एक लोग और फालतू आ गए, तो ऐसे में वो ब्रेड जो है एक प्रकार से उसको नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये दुर्लभता हो गई। अब किसी तरीके से वही ब्रेड जो 10 रुपये में वो खरीद रहा था, वही कहेगा कि भैया 20 रुपये ले लो, लेकिन ले लो, नाक की बात है, इज्जत की बात है, नात बात आए हैं 4
8 रिश्तेदार बैठे हैं तो उनको भाई कोई पानी पत्ता अगर ना पिएबे तो का हुए जग घसाई हुए जिहे हुआ तो कहिए कि हाँ हम फलाने ही अगर ना कुछ पैबे नहीं करें। मतलब तो इस प्रकार से कहा मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उनके यहाँ पर गए थे तो हमको पानी में या फिर जो है हमारा जलपान सही तरीके से नहीं करवाएगा, इस प्रकार सोचेंगे तो वहाँ पर 10 के बदले वो 20 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादन के साधनों में कमी होती है और उसकी डिमांड जो साधन मतलब जो उत्पादन है मतलब जो उत्पाद है मतलब जिसको हमको जो है एक प्रकार से जिसका हमको क्या करना है उपयोग करना है, तो जो उत्पादक वस्तुएं हैं मतलब जिनके माध्यम से आप कोई उत्पादन करते हैं और वो वस्तुएं कम हैं और उत्पादन के साधन कम है और उपयोग करने वाले जो व्यक्ति उपभोक्ता जो हैं वो ज़्यादा है, मतलब कि जो उसको यूज करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। अब वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार से दुर्लभता हो जाएगी। जैसे आजकल कंपटीशन है, अब कंपटीशन का मतलब क्या कि बहुत सारे लोग ये मतलब सीट तो मान लेते 10 मतलब कि जो है 120 जो है वैकेंसी निकली, अब भर रहे हैं उस पे 1-2 लाख लोग, तो इसमें क्या है उस 120 सीट को प्राप्त करने में दुर्लभता एक प्रकार से आ रही होगी, तो यही होती है दुर्लभता। अब यही जब आर्थिक साधनों में अर्थव्यवस्था में बात की जाए तो उपलब्ध उत्पादन साधन जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी, उद्यम जैसे साधनों की मांग की तुलना में पूर्ति का सीमित होना या पूर्ति का एक प्रकार से कम होना दुर्लभता कहलाती है। जैसे इसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है दुर्लभता का, क्या होता है लिख लीजिए सभी लोग। दुर्लभता क्या होता है, दुर्लभता बराबर क्या होता है, दुर्लभता बराबर मेरे प्यारे दोस्तों होता है क्या, साधनों की मांग। क्या लिखेंगे आप, साधनों की, ठीक है, साधनों की मांग लिख लीजिएगा, साधनों की मांग, और जो है एक प्रकार से लेस देन क्या लिखेंगे, साधनों की पूर्ति। मतलब साधनों की मांग तो ज़्यादा है लेकिन साधनों की पूर्ति जो है साधनों की मांग की तुलना में कम है, अर्थात जो डिमांड है ना मेरे प्यारे दोस्त, डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और जब सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है किसकी तुलना में, सप्लाई की तुलना में, ठीक, या फिर सप्लाई कम है डिमांड की तुलना में, मतलब मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और जब सप्लाई कम है तो वही हो गई क्या, दुर्लभता। जब हमको कोई चीज़ दुर्लभ से प्राप्त होती तो वही दुर्लभता हो गई। इतनी बात क्लियर होगी तो अब अर्थशास्त्र की भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब उत्पादन के साधनों में या उत्पादन के साधनों में क्या होती है, कमी होती है, जब उत्पादन के साधनों में कमी होती किसकी अपेक्षा, उपयोग करने की अपेक्षा, तो वही चीज़ होती दुर्लभता। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दुर्लभता के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते एग्जाम्स में, आपसे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या हैं। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि बात की जाए वही वस्तुएं होती हैं जो कि मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं प्रत्यक्ष रूप से उनकी संतुष्टि जो करती हैं, वही वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जैसे कि अनाज हो गया, कपड़ा हो गई, ये सब क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। तो आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि किन्हीं 2 उपभोक्ता वस्तुओं के नाम या किसी 4 उपभोक्ता वस्तुओं के नाम, तो अनाज, कपड़ा, इसी प्रकार से मकान, या इसी प्रकार से कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि तेल वगैरह, तिलहन की चीज़ें, मतलब जो कि जो है संतुष्टि देती हूँ आप प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं को, ठीक। तो वही आगे बढ़ते हैं, अगला है अगला आपके सामने प्रश्न क्या है कि मिल के अनुसार मांग क्या है। मिल जो है उनके अनुसार, मिल एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो है एक प्रकार से मांग को लेकर के बताया है। उनके अनुसार मांग क्या है, मांग के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा दिया, अगर नहीं देखा वीडियो तो वाली देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर हमारे जो है मांग क्या है, मांग की लोच क्या है, इसको लेकर के वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। 3 से 4 लेक्चर हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं, 4 वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक। तो उन चारों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का 2 भाग है, तो उन सभी को देख लीजिएगा 4 वीडियो, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए लिखा होगा प्रथम वर्ष, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, पुरानी वीडियोज है उसको देख लीजिएगा, ठीक। प्रश्न क्या है कि मिल के अनुसार मांग क्या है। भाई मांग क्या है, मिल के अनुसार। तो मिल जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा कि मांग का अभिप्राय क्या होता है, उन्होंने कहा कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है। किस मात्रा से, इन्होंने कहा, किसने, मिल ने, कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है, उस क्वांटिटी से होता है जो कि मांगी जाती है। क्या, जो मांगी जाती है, मतलब उस वस्तु की मात्रा से होता है जो कि मांगी जाती है।
तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, आगे कहा कि यह स्मरण रखना चाहिए कि यह एक अस्थाई मात्रा ना होकर के समन्वयता मूल्य अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब जो मांग होती है ये एक प्रकार से मतलब कि समय के साथ साथ क्या होती है, परिवर्तित हो रहती है, एक अस्थाई मात्रा नहीं होती है। तो एक प्रकार से जो है मांगी जाती है कौन, तो किसी वस्तु की मात्रा से तात्पर्य लिया जाता है। मांग को मतलब इन्होंने कहा कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो मांगी जाती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अस्थाई मतलब यह एक अस्थाई मात्रा ना होकर के सामान्यतया क्या होती है, मूल्य अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो ये बात किसने बताई, जो है मिल ने बताई। तो मांग जाहिर सी बात है क्या है, जो डिमांड होती है उसी को क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। तो डिमांड माने होता है आपका मांग और पूर्ति माने होता है सप्लाई। तो डिमांड और पूर्ति, मांग और पूर्ति चला करता है। पूर्ति क्या होती है, पूर्ति का नियम किसे कहते हैं, तो पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। क्या, पूर्ति और कीमत का जो संबंध होता है कि कीमत जो है आपने दे करके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली तो क्या हो गई, जैसे कि मान लेते हैं आपको 10 स्मार्टफोन चाहिए, 10 आपको अगर मिल जा रहे हैं तो डिमांड और सप्लाई जो है एक प्रकार से सही तरीके से है कि 10 की रिक्वायरमेंट थी जनता को, 10 की पूरी हो गई। ठीक, अब यही क्या हो कि मान लेते हैं 10 फ़ोन की आवश्यकता हो और 8 फ़ोनवा हो तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। चूँकि वो फ़ोन जो 100 रुपये का मिल रहा था, एक मान लेते हैं अब 100 का मिलेगा नहीं, मान लेते हैं जो फ़ोन 100 का मिल रहा था वही फ़ोनवा जो होगा आपका वो 150 रुपये का मिलेगा, 200 रुपये का बेचेगा वो, चूँकि उसके पास फ़ोन कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है जब समाज में महंगाई बढ़ रही हो इसका मतलब ये है कि जो है उत्पादन के साधनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जब भी आप ध्यान रखिए कि जो है समाज में अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ने से मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा जो है ज़्यादा आ रहा है। जब बाज़ार में पैसा अधिक मात्रा में आएगा तभी क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। मानो कैसे भाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा नियम फंडा आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंडा नियम यही है कि मान लेते हैं मार्केट में पैसा जो है, अब आरबीआई क्या करे कि मार्केट में आरबीआई जो एक प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, वह बैंक क्या करे, मान लेते हैं उसको महंगाई जो है लाना है। अब महंगाई लाना तो आरबीआई क्या करेगा, इसे महंगाई लाना है समाज में या फिर बाज़ार में महंगाई लाना है तो आरबीआई क्या करेगा, कहेगा ठीक है जो ब्याज 5% पर अभी बैंकों को लोन देता था आरबीआई, वही कहेगा कि हाँ ठीक है 4% पर आप ब्याज पे पैसा लो आप सभी लोग। तब जो छोटे छोटे जो बैंक उससे जुड़े हुए जैसे एसबीआई, इलाहाबाद, सरबीपी आई मतलब जो है एक प्रकार से जो एचडीएफसी, आईसीआईसी मतलब जो बैंक है ये सब, तो ये सारे बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे, वो आरबीआई से रुपया उधार ले लेंगे। अब जब वो आरबीआई से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उससे रुपया उधार लेंगे 4% ब्याज पर, अब ये लोग क्या करेंगे, यही जो 5% पर पाते थे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के 6-7 में बेचते थे पहले, मतलब 6-7 में पैसा जो है देते थे कर्जा। अब ये क्या करेंगे, जो लोन का एक प्रकार से सुविधा होती है तो बैंक क्या करेंगे कि मात्र 5% लोन पर या इतने परसेंट मतलब लोन पर आपको मतलब इतने परसेंट ब्याज पर आपको लोन दिया जा रहा है, ऐसे लिख देंगे, मान लेते कार्ड या छपवा दे किसी पर प्रचार करवा दिया। अब क्या होगा, जितने भी पूंजीपति लोग हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं वो जो है लोन लेने के लिए क्या पहुंच जाएंगे, बैंक के पास पहुंचेंगे तुरंत। अब बैंक के पास पहुंचेंगे, 5% पर ब्याज है, अरे वाह भाई यार ये तो बड़ा सस्ता हो गया। अब तुरंत क्या करेंगे लोग, पैसा जो है मार्केट से मतलब एक प्रकार से लोन सभी लोग लेंगे। अब जब लोन लेंगे वहाँ से मार्केट से तो होगा क्या, अब उनके पास चूंकि पैसा आ चुका है, चूँकि जब उनके पास पैसा आ चुका, लोन ले लिया उन्होंने, ब्याज दर सस्ती हो गई है तो पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में हो जाएगा। और जब मार्केट में पैसा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या हो जाएगी, जब आपके पास पैसे होंगे तभी जीवन की इच्छाएं आपकी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए आप सोचते होंगे जैसे कि जब आपके पास 10,000 रुपये महीने आते थे, अब मान लीजिए 10,000 रुपये महीने या फिर आपके यहाँ पर 10,000 रुपये मंथली इनकम थी, तब भी आपका जो है परिवार चलता था। और जब आपके पास 1 लाख मंथली इनकम है या फिर 50,000 है, 40,000 है, तब भी आपका चलता है। ठीक, जिनका 1 करोड़ आ रहा तब भी उनका भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको कम ही लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब पैसे आपके पास आएंगे तभी आपकी इच्छाएं जागेंगी। आप अपनी इच्छाओं को मार मार करके कि हमारे पास पैसे नहीं, मान लेते आप चाय समोसा की दुकान पर गए और चाय समोसा आपको जो है खाना हुआ पीना हुआ, तो आपके पास जेब में मान लेते हैं 100 रुपया है और आपको रूम का खर्चा उसी में चलाना है कि हाँ भाई 100 रुपया है और जो है 100 रुपया मतलब कि एक प्रकार से इसी में हमको 1 महीने काटना है किसी तरीके से। तो आप चाय समोसा नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, चूँकि आपके पास 100 ही रुपये हैं। अब वही मान लेते हैं 100 रुपये खर्च जो है एक प्रकार से आपके पास मतलब 1,000 रुपये आपके पास एकाएक मान लेते हैं कहीं से आप लोन ले लिए या फिर आ गया, तो जब 1,000 रुपये आपके पास आ गए तो आप समोसा खाएंगे, चूँकि समोसा खाने का मन कर रहा है, जब आपके पास पैसे हैं तो आप समोसा खाएंगे। उससे क्या होगा, उसके
उसके बाद समोसा आपने खा लिया जा करके। तो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास पैसे ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, गाड़ी ले आएंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, मतलब या मोबाइल खरीदेंगे, या फिर इसी प्रकार से कई चीज़ें करेंगे। ये लड़की या फिर बहन है कोई तो शादी करवा देंगे उसकी। तो क्या करेंगे आप, इससे मान लेते हैं गाड़ी खरीदेंगे। पैसा आपके पास आ गया कि मान लेते हैं आपने पैसा निकलवा, तो आपके गाड़ी खरीदेंगे। अब गाड़ी खरीदेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान समझिएगा, स्किप मत करिए वीडियो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जाइए मत और कमेंट सेक्शन में बातचीत मत करिए, नहीं ब्लॉक कर देंगे एक बार, समझ लीजिए इसको। ठीक है, बहुत मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हो, ये छोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। मैं जो है एक प्रकार से इतना अगर जो है इस तरीके से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आप लोग दे रहे हो, एक बात ध्यान रखो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो है बातचीत करते रहो। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हालांकि चले, मतलब ये दिक्कत की बात नहीं, मैं मेरी आदत है बोलने की, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत की बात बहुत है, बातचीत मत करो, ठीक है। बस केवल आप लोग पढ़ाई करो यार, इतना कमेंट करते हो ना जितना कि हाँ सर जी पेपर है किसी तरह से दे दो, कोई मॉडल पेपर ही दे दो, अरे चाहे इधर उधर। तो भाई जिस तरीके से आप लोग जितनी रिक्वायरमेंट से जो लोग मांगते हैं, जो बच्चे मांगते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो भी आप लोगों के चक्कर में ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जब कोई व्यक्ति पढ़ाने आता है तो उसमें बातचीत करते हो, और तुम कैसी हो, अरे तुम कैसे हो, हाँ वहाँ पे गए थे, ये हुआ, अरे तुम्हारे पास बीए का नोट्स है, ये है वो है। नोट्स लेकर के कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, किसी का दूसरे का पीडीएफ मांग करके ये है वो है, ऐसे में होता नहीं। बस केवल पीडीएफ इसलिए मांग रहे हो क्योंकि उनसे अपना संबंध बनाना है, ठीक, या फिर उनसे जो है बातचीत करने का एक प्रकार जरिया करना है, तो वो चीज़ मत करिए। आप लोग समझने का प्रयास करें। तो क्या होगा, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे मेरे भाई ना, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, मोटरसाइकिल खरीदेंगे आप। तो लगातार मान लेते हैं सभी लोग, अब आप ही जैसे तमाम सारे लोगों के पास पैसा गया तो उनको भी मोटरसाइकिल मान लेते हैं खरीदनी है। तो क्या होगा, मोटरसाइकिल एक प्रकार से क्या हो जाएगी, मोटरसाइकिल चूँकि अब पहले 10 बिक रही थी एक महीने के अंदर, अब एक महीने के अंदर मान लेते हैं उसकी जो है एक दिन में 10 बिक रही थी डेली, अब उसका एक दिन में कितना बिक गया, मान लेते हैं कि अब 20 की रिक्वायरमेंट है, 20 लोग आ गए कहा कि 20 मोटरसाइकिल हमको चाहिए। तो क्या करेगा वो, अब वहाँ से पूछेगा कि हाँ इतना माल तैयार है, तो कहा नहीं नहीं 15 मोटरसाइकिल तैयार हो पाएंगी। अब 5 मोटरसाइकिल जो है उसके पास है, तो हाँ तुम कल ले जाना, ठीक ऐसे बोलेगा। और कहेगा नहीं अब जो है ये मोटरसाइकिल क्या हो गई, महंगी हो गई, मोटरसाइकिल जो 35,000 की मिल रही थी वही मोटरसाइकिल अब 50,000 की देगा वो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट, मतलब जब मांग जो है आपकी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से सप्लाई जो होगी, मतलब जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, मांग किसी चीज़ की जब बढ़ती है तो वो एक प्रकार से वो उतनी चीज़ें महंगी होती जाती हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे लगातार देखेंगे आप, पेट्रोल की मांग बढ़ रही है और मांग के हिसाब से पेट्रोल का दाम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उसकी कीमत ज़रूर बढ़ेगी, जिसकी मांग जो है नहीं बढ़ेगी घटेगी, उसकी कीमत जो होगी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे आपकी मोटरसाइकिल ना खरीदो अभी लगातार, अभी 1 महीने तक मोटरसाइकिल आप ना खरीदो कोई, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी मोटरसाइकिल, कम लोग एक प्रकार से करेंगे। आपने बीच में देखा होगा सिम वगैरह बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोगों ने फ्री कर दिया था, सस्ता कर दिया था, तो कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा। लेकिन अब क्या है, अब आदत पड़ चुकी है आपको फ़ोन चलाने की, तो आप जो है एक प्रकार से करवाएंगे। हालांकि चीज़ें मैं बता रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, इतना चीज़ मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है व्यवहारिक विषय ही है, और इकोनॉमिक्स को एक प्रकार से क्या करा जाता है, जिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो पूर्ति वगैरह का यही नियम होता है। पूर्ति में कमी एवं पूर्ति के कौन कौन से कारण है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आय, जनसंख्या, द्रव्य की मात्रा, धन के वितरण, व्यापार की स्थिति, अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्य, ऋतु, और उसके बाद में जो है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन आदि पूर्ति में कमी एवं पूर्ति के कारण है, ठीक। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बताई। आगे समझते हैं, कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। तो आर्थिक प्रणाली के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तो आपसे एग्जाम से पूछे कि आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं, तो आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। दूसरी प्रणाली कौन सी होती है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। और तीसरी कौन सी है भाई, पूंजीवादी, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली क्या, समाजवादी, दूसरी क्या, पूंजीवादी, तीसरी क्या, मिश्रित, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। और भारत कैसा, मिश्रित आर्थिक प्रणाली का देश है, क्या है, भारत मिश्रित आर्थिक प्रणाली का देश है, समाजवाद और पूंजीवाद है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली वह होती है जैसे कि मान लेते हैं
रूस जो है समाजवादी है, अमेरिका जो है पूंजीवादी, भारत जो है मिश्रित है। कहने का मतलब ये है, समाजवादी का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर सारी चीज़ें सरकार के अंडर में होती हैं, उत्पादन के साधनों पर जहाँ पर सरकार का एक प्रकार से क्या होता है, कब्जा होता है, सरकार के द्वारा उत्पादन के साधनों का वितरण किया जाता है समाज में, तो वो चीज़ वहाँ वो सरकार जो होती है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती है। पूंजीवादी में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है लोगों का, तो वो क्या हो जाती है, पूंजीवादी हो जाती है। मिश्रित में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों का एक प्रकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का दोनों का अधिकार पूर्ण रूप से होता है। तो ये चीज़ें मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं प्राइवेट जो बस होती है, मान लेते हैं भारत है तो यहाँ पर सरकारी बस चलती है, प्राइवेट बस भी चलती हैं, तो यहाँ पर मिश्रित है। ठीक, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, हर सेक्टर में आप देखेंगे सरकारी ट्रेनें हैं तो कुछ प्राइवेट ट्रेनें भी हैं, सरकारी कॉलेज हैं तो प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में है। जबकि रूस में क्या होता है, सरकारी कॉलेज ही हैं सब। ठीक, रूस में सब सरकारी कॉलेज हैं, और अमेरिका में बात की है तो सारे के सारे कैसे हैं, प्राइवेट हैं, निजी हैं। ठीक, निजी माने होता है प्राइवेट, और सार्वजनिक माने होता है सरकारी, या फिर एक प्रकार से बात की जाए तो सरकारी या फिर एक प्रकार सामूहिक रूप से। ठीक, ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे को समझने का प्रयास। यहाँ पर अगला है, तो मिल के अनुसार मांग क्या है, इसको हमने आपको बता ही दिया। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कभी कभी क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मार्शल ने मांग के नियम की व्याख्या किस प्रकार से की है। तो मार्शल जो व्यक्ति हैं उन्होंने मांग के नियम की व्याख्या कैसे की है, उन्होंने कहा कि मांग की मात्रा जो होती है मूल्य में कमी के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे क्या मांग की जो मात्रा होती है, जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसी के साथ साथ जैसे जैसे मूल्य में कमी हो जाती है वैसे वैसे मांग क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे अभी आपको कोई चीज़ बेचना है, अब कोई चीज़ बेचना है, मान लेते हैं मार्केट में पैसा भी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ आपको बेचना है, और जब कोई चीज़ आपके पास मतलब मार्केट में पैसा नहीं होगा तभी वो चीज़ क्या हो जाएगी, जब मार्केट में पैसे नहीं होंगे तभी वो चीज़ आपकी बिकेगी नहीं। अब मान लेते हैं आपकी कोई चीज़ बिक नहीं रही, आपको बेचना है, मार्केट में पैसा भी कम है, तो क्या करेंगे आप, माल को सस्ता कर देंगे कीमत में। एक प्रकार से जो मांग है, जैसे मांग कम है तो कीमत ऑटोमेटिक घट जाएगी, और जब आपकी कीमत जो है आपकी घट जाएगी, तो वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास जो है मार्शल ने किया है कि मांग की मात्रा मूल्य में, जैसे मांग अगर ज़्यादा हुआ तो मूल्य बढ़ जाएगा, मांग की कमी हुई तो क्या हो जाएगी, मूल्य एक प्रकार से जब मांग में कमी होगी तो मूल्य घट जाएगा। तो कब उन्हें वही जो है मार्शल कहते हैं कि मांग की मात्रा मूल्य में कमी के साथ साथ बढ़ती जाती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। कहने का मतलब हमने आपको पहले भी समझा दिया है कि मार्शलवा जो है ना, मार्शल ने क्या कहा, मार्शल महोदय मांग के नियम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मान लेते हैं एक मोटरसाइकिल है, ओके, मोटरसाइकिल की मांग जब ज़्यादा हो गई तो क्या हुई, मोटरसाइकिल की मांग ज़्यादा हो गई तो पैसा का उसके बढ़ोतरी हुई, 40 का जो मिलत रही वो 50 की मिलने लगी। ठीक, अब मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल की एक प्रकार से मांग में कमी हो गई, साल में जहाँ 10 बाइक बिकती थी और इस साल मान लेते 5 ही बिकी, और एक प्रकार से अगले साल तक मान लेते 2 ही बिकने के चांसेस है, तो मोटरसाइकिल के दाम में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जो 40 की मिलती थी वही जाकर के आपकी जो है 20-30 की पड़ेगी। तो ये चीज़ है, यही चीज़ मार्शल महोदय बताते हैं। ठीक, बस आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोच से क्या तात्पर्य है। लोच क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोच। लोच माने क्या होता है, चले भाई बताओ, लोच माने क्या होता है, लोच माने क्या होता है। लोच माने होता है इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इलास्टिसिटी, उसी को अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी में इलास्टिसिटी, हिंदी में लोच कहा जाता है। लोच का मतलब ये होता है, या वस्तु के ऐसे गुण से होता है लोच का तात्पर्य, जिसके अंतर्गत वस्तु जो होती है अपने आकार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। मेरे भाई क्या करती है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। किसके अंतर्गत, ऐसे गुण, एक प्रकार से वस्तु के ऐसे गुण से है, मतलब लोच से तात्पर्य क्या होता है, वस्तु के ऐसे गुण से होता है जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उस गुण के अंतर्गत वस्तु अपने आकार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वस्तु जो है वो जैसे है वैसे बनी रहे, वस्तु की चाहे मांग है या फिर चीज़ें हैं, वो इलास्टिसिटी जो है वैसे बनी रहे। मतलब लोच जो है उसका मतलब यही है कि वो अपने आप में बनी रहना चाहती है, जैसे उसके जो है ऊपर नीचे कुछ हुआ, लोच हुई, तो एक प्रकार से वही चीज़ लोच होती है। मतलब विरोध करती, कहने का मतलब ये है परिवर्तन नहीं चाहती है वो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो होती है उसका विरोध करती है, वही गुण क्या कहलाता है, लोच कहलाता है। जैसे कोई कोई वस्तु है, ये स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे, मतलब ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ये सोचती है कि हम ऐसे ही रहें, तो यही क्या है, इसकी लोच है। ठीक, मतलब ये एक गुण है कि एक प्रकार से अपनी अवस्था को मतलब घटाना नहीं चाह रहा, ना बढ़ाना चाह रहा, तो एक प्रकार से यही चीज़ होती है लोच। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मांग की आड़ी लोच भी होती है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मांग की आड़ी लोच से आप क्या समझते हैं। तो एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे ही हम मांग की क्या कहते हैं, आड़ी लोच कहते हैं। यह दो वस्तुएं एक्स तथा वाई से परस्पर संबंधित होती हैं। मतलब कहने का ये है कि एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चीनी जो है गन्ना, अब मान लेते हैं गन्ना के मूल्य में परिवर्तन जो है हो गया कि गन्ना 300 रुपये कुंटल बिकता था, तो अब गन्ना मान लेते हैं 250 रुपये कुंटल वो मिल खरीद रही है। अब जब गन्ना जो है मिल 250 रुपये खरीद रही थी पहले, और मान लेते हैं कि पहले मिल जो है गन्ना जो है बजाज मिल है, और गन्ना जो है 250 रुपये में ले रही थी। अब क्या करे बजाज मिल, सरकार कहे कि नहीं नहीं किसानों को गन्ना 250 में नहीं 300 में लो। तो मान लेते हैं बजाज मिल जो है 300 में गन्ना खरीद रही है, पहले 250 में लेती थी। तो चीनी उसके द्वारा कितने में बिक रही थी, 30 रुपये में, 32 रुपये में चीनी, 30 रुपये में चीनी मान लेते बिक रही थी। लेकिन जब वही गन्ना जो है 300 रुपये का किसनमस खरीदेगा जो है बजाज मिलिया वाला, तो क्या करेगा भाई, जब वो 300 रुपये का खरीदेगा तो क्या करेगा, वो चीनी के दाम में क्या कर देगा, बढ़ोतरी कर देगा। मतलब चीनी जो है जो 30 की बेच रहा था वो 40 की कर देगा। उसमें क्या दिक्कत है, 40 की कर देगा। तो वही चीज़ क्या हो जाती है, जब एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन हो या उसकी किसी भी मात्रा में कोई परिवर्तन होता है, कि एक वस्तु के द्वारा एक वस्तु के फलस्वरूप दूसरी वस्तु में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वही मांग की क्या कहलाती है, आड़ी लोच कहलाती है। मतलब एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होने लगता है उसे ही हम मांग की क्या कहते हैं, आड़ी लोच कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कोई वस्तु एक्स है तो कोई वाई है, अब एक्स में कोई परिवर्तन हुआ तो वाई में भी परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार का एक प्रकार से जो लोच होती है। और लोच माने सीधा सीधा परिवर्तन, एक प्रकार से परिवर्तन का विरोध हर एक वस्तु करती है, उसकी ओर से किया जाता है, जो कि एक प्रकार से लोच कहलाती है। तो वही लोच हो गया आपका। आगे देखते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं बताइए। तो प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के प्रतिफल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, पहली तो होती है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। एक तो बढ़ता हुआ प्रतिफल होता है, ठीक, और एक क्या होता है, पैमाने के समान या स्थिर प्रतिकूल मतलब प्रतिफल, मतलब सीधा सीधा मान लेते उसी के पैमाने के साथ साथ चल रहा है। और तीसरा क्या होता है, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, मतलब कि एक प्रकार से लेस देन, ठीक। तो एक होता है कि बढ़ोतरी की तरफ, एक घटोतरी की तरफ, और एक सामान्य, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये होता है प्रतिफल का एक प्रकार से जो पैमाने का प्रतिफल होता है कैसे होता है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले जानो उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन जो होता है किसी फर्म के उत्पादों तथा पड़तों के बीच के संबंध को बताता है। कौन, उत्पादन फलन। दूसरे शब्दों में अगर बताने का प्रयास करें हम, तो किसी फर्म के उत्पादों तथा पड़तों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक। ये बात होती है आपकी उत्पादन फलन को लेकर के। अब यहाँ पर दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ऐसे उत्पादन फलन जिनमें सभी साधन परिवर्तनशील हों। क्या हो, जिनमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है और सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऐसा उत्पादन या ऐसा फलन जो होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। लोच वगैरह आपकी समझ में आ गई। कुछ जो है एक प्रकार से सीमांत उपयोगिता, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उपयोगिता हमारे होता है यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उससे आप क्या समझते हैं। प्रश्न बन गया आपसे, मान लेते हैं कि जो है सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता जो होती है उस अतिरिक्त संतुष्टि या फिर अतिरिक्त उपयोगिता को कहते हैं हम, या फिर उसको बताती है क्या, सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है जो कि उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करने से उपभोक्ता को प्राप्त होती है। तो एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करने से उपभोक्ता को प्राप्त होती है, उस उपयोगिता को, उस अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है। तो सीमांत उपयोगिता मतलब होता है कि जहाँ पर सीमा का अंत हो जाए, जहाँ पर कोई चीज़ खत्म हो रही हो वहाँ पर कोई उपयोगिता हो। मतलब ऐसी उपयोगिता, जैसे मान लेते हैं कि मैं 10 बजे तक पढ़ाने वाला हूँ। अब आप क्या करें,
जो है अब 10 बजे तक मैं मान लेते पढ़ाने वाला हूँ। तो आप क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लास्ट वाली वीडियो है कि सीमांत उपयोगिता आपकी क्या हो गई कि आपको सीमा के अंत तक पढ़ना है, मतलब आपकी उपयोगिता है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। तो ये क्या हो गई आपकी, शुरू से लेकर के आपने अंत तक देखा, पूरा का पूरा सीमांत कर दिया। तो जो लास्ट वाली इकाई होती है उसको उपयोग करने से तात्पर्य लिया जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ें हमने आपको बता दी कि जो है जो उत्पाद वो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साम्य अवधारणा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो साम्य अवधारणा क्या होती है, साम्य विचार के महत्व के बारे में प्रश्न पूछ सकता है आपसे, वही हमने आपको बताया। पहला क्या इसका महत्व है कि अधिकतम संतुष्टि या लाभ का विवेचन जो है इसका एक महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि असंतुलन की आस्था होती है, अवस्था है ये। तीसरा महत्व ये है कि मूल निर्धारण की व्याख्या इसमें होती है। चौथी चीज़ की भावी नीति निर्धारण होती है साम्य अवधारणा के महत्व को लेकर के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोच से क्या तात्पर्य है। लोच हमने आपको बता ही दिया, यूटिलिटी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में क्या होता है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ बताइए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं उनके प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो आप देखिए पहला लाभ लिखिए फटाफट से। पहला लाभ लिखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला लाभ ये है कि प्रादेशिक श्रम विभाजन जो होता है और विशिष्टीकरण का लाभ, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लाभ ही है। क्या, प्रादेशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या हो सकता है, दूसरा लाभ हो सकता है बाजार का क्षेत्र विस्तार। क्या, बाजार का क्षेत्र विस्तार, ये दूसरा लाभ हो सकता है। तीसरा लाभ क्या हो सकता है आपका, उत्पादन विधि में सुधार। क्या, उत्पादन विधि में सुधार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रकार से लाभ है। चौथा चीज़ क्या है, चौथा एक प्रकार से लाभ क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, कि आय और रोजगार में वृद्धि होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। पांचवी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई चीज़ ज़्यादा हो रही तो वो सस्ती मिलेगी हमको, तो उपभोक्ताओं को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। वैसे आप समझिए प्रश्न यहाँ पर बन सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बस ऐसे लिख करके छोड़ देगा, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं यहाँ परिभाषित कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, सामान्य सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो वहाँ पर जो है इसको समाजों के मध्य व्यापार से तात्पर्य लिया जाता था, अर्थात उन सामाजिक घटकों के मध्य का व्यापार, मतलब व्यापार एक प्रकार से है कौन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिनको समाजशास्त्र अपने अध्ययन का क्षेत्र मानता है। कहने का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर आज की भाषा में हम देखें, कहने का मतलब ये है कि जब किसी देश की सीमा के बाहर जो है सबसे व्यापार किया जाए, मतलब कि कोई एक देश जब दूसरे देश के बीच में व्यापार करते हैं, एक देश और दूसरे देश के बीच में किया गया व्यापार जो होता है वो क्या होता है, वही होता है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानियाँ लिखी हैं, 3 हानियाँ लिखी हैं, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो हानियाँ आप क्या लिख सकते हैं, पहली हानि ये है कि विदेशी निर्भरता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक हानि ये है कि विदेशी जो है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानि है, पहली हानि क्या है, ये हानि है मेरे प्यारे दोस्तों कि विदेशी निर्धनता में मतलब निर्भरता में वृद्धि हो जाती है। विदेशी निर्भरता में मतलब विदेशियों पर हम लोग निर्भर हो जाते हैं, ये पहली जो एक प्रकार से हानि है। दूसरी हानि क्या है, खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है। जैसे किसी देश में जो है मान लेते हैं भारत में अभ्रक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब किसी देश में अभ्रक नहीं हो रहा है तो भारत में जो भी अभ्रक है सभी देश उससे खरीदने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम उससे व्यापार करेंगे तो कहेंगे भाई अभ्रक मुझको भी थोड़ा सा दे, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होता। तो इससे क्या होगा, वो जो अभ्रक हमारे लिए यूज के लिए ही केवल था कि हम भारत के लोग जो है उसको अपनी भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित कर सकें, संसाधनों का संरक्षण कर सकें, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, संसाधनों का क्या हो जाएगी, उसकी समाप्ति हो जाएगी। संसाधन मतलब खनिज पदार्थ जो हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी, संसाधनों की समाप्ति हो सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है, हानियाँ। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विधिवत रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है प्रोफेसर रिकार्डो। तो आपसे प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो प्रोफेसर रिकार्डो ने प्रतिपादित किया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित लगान की परिभाषा दीजिए। रिकार्डो जो व्यक्ति है उनके द्वारा प्रतिपादित लगान की परिभाषा दीजिए। लगान क्या है, तो लगान जो होता है भूमि की उपज का वह भाग होता है
जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। मतलब कि जैसे लगान जो एक प्रकार से एक कर तरीके से होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 10 बीघे खेत है, एक मानक तय कर दिया गया कि हाँ 10 बीघे खेत से अगर ज़्यादा आपके पास है तो आप सरकार को जो आप उपज है आपकी, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है एक साल में 100 रुपया खेती से कमाते हैं, तो उस 100 में से 4% या 5% जो है हमको देना पड़ेगा, या फिर जो भी लगान का कर हो देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सरकार के पास जाएगा। इसको लेकर के लगान वसूलने वाले पहले होते थे, तो लगान वगैरह पहले देते थे लोग, जिनके पास ज़्यादा खेत होता था वो लगान दिया करते थे सरकार को। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था लगान वगैरह लगभग ख़त्म ही हो गया है, किसी के पास ना उतना खेत रहा नहीं। पहले जो है हम जानते हैं, हम छोटे छोटे थे तो हम लोग, हमारे दादाजी लगान देते थे। मतलब अभी भी जो है अब नहीं देते हैं, क्योंकि अब जो है खेत थोड़ा सा कम हो गया, अब व्यवस्था भी ख़त्म हो गई है। बट पहले जो था वो लगान वगैरह दिया जाता था हमारे, मतलब मैं जानता हूँ जब लगान जो है हमारे यहाँ पर लोग लगान लेने आते थे, क्योंकि खेत था बढ़िया, तो इसीलिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो आपसे कभी कभी प्रश्न बन सकता है। ठीक, साधन बाजार से क्या आशा है, प्रश्न पूछ सकता है कि साधन बाजार क्या है। तो साधन बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहाँ भूमि, श्रम और पूंजी ये सब जो है उत्पत्ति के साधन का क्या हो, क्रय विक्रय किया जाता हो, वही होता है साधन बाजार। साधन बाजार वह बाजार होता है जहाँ भूमि, श्रम तथा पूंजी जैसे उत्पत्ति के साधनों का क्रय विक्रय, मतलब कि क्या किया जाता हो, विक्रय बेचा खरीदा जाता हो। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि व्यापार की शर्तों का सूत्र बताइए। व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है। व्यापार की शर्तों का सूत्र, व्यापार की शर्तों का सूत्र लिख लीजिए। व्यापार की शर्तें बराबर क्या होता है जानते हैं, आयत, मतलब आयत का मूल्य, आयत का कुल मूल्य लिखिएगा। क्या, आयत का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य। आयत का, सॉरी आयत बोल रहा हूँ, आयात का कुल मूल्य, आयात का कुल मूल्य। आयात मतलब कितने पैसे का आपने खरीदा है और कितने पैसे में आपने मतलब कितने का आपके यहाँ पर बिका है। मान लेते किसी देश में जो है 100 रुपये का एक प्रकार से जो है चीज़ खरीदा, मतलब आयात किया गया, 100 रुपये का माल खरीदा गया विदेशों से। तो आय व्यापार की जो एक प्रकार से जो व्यापार की शर्तों का सूत्र है वो क्या होता है। आय व्यापार की शर्तों का जो सूत्र होता है, पहला शर्त ये, मतलब शर्त क्या सूत्र ये होता है, आयात का कुल मूल्य, मतलब आपने मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु कोई खरीदी है अब, और आपने जो है 50 रुपये की वस्तु कुल मिलाकर के भारत से बेची है, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, 100 रुपये की वस्तु आपने खरीदी तो ये क्या हो गया, ये आयात का मूल्य होगा, कुल मूल्य होगा। और 50 रुपये की कोई पूरी की पूरी वस्तु क्या करी है, बेची है भारत से। अब ये निर्यात किया आपने 50 रुपये का और 100 रुपये का माल खरीदा और 50 रुपये का माल ही बेचा, तो क्या हो जाएगा 50 से, मतलब ये 0 और ये फिर 5 दूना 10, मतलब 50 दूना वैसे 100 होता है, तो मतलब 2 रुपये यहाँ पर 2 जो बचेगा ये व्यापार की शर्त होगी। क्या, 2 जो ऑप्शन यहाँ पर बच गया इसका, तो यही सूत्र होता है। ठीक, आई बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स बटे पी एम। ठीक, तो आई मतलब होता है आय व्यापार, पी माने होता है मूल्य यानी प्राइज, क्यू माने होता है क्वांटिटी अर्थात मात्रा, एक्स माने होता है निर्यात और यम माने क्या होता है आयात। ठीक, ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी। तो इस सूत्र को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम, जो व्यापार की शर्तों का सूत्र है कि आई बराबर, ये भी आप लिख सकते हो, आई बराबर पी एक्स, ठीक है, बटे क्यू एक्स और बटे क्या हो जाएगा पी एम। ठीक, ये सूत्र हो सकता है आपका। व्यापार मतलब आय व्यापार की शर्तों का सूत्र होता है ये। व्यापार की शर्तों का सूत्र तो पूरा का पूरा वही हो गया जो हमने बताया, आयात मतलब आयात का कुल मूल्य और बटे निर्यात का कुल मूल्य। लेकिन आपसे पूछे आय व्यापार की शर्तों का मूल्य बताइए। क्या, आय व्यापार की शर्तों का मूल्य क्या होता है, आई बराबर पी एक्स बटे क्यू एक्स बटे पी एम। यहाँ पर आई मतलब होता है आय व्यापार। ठीक, आय व्यापार शर्त को आई कहा जाता है। पी माने होता है प्राइज, यक्स जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, आयात। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स लिखा है इसका मतलब भी क्या है, आयात। क्यू माने होता है क्या, मात्रा। ठीक, क्वांटिटी। और पी माने क्या होता है, मूल्य, कितना आपने बेचा, कितना माल बेचा, कितने किलो बेचा और कितने रुपए में बेचा, ये हो गया यहाँ पर आयात का। ठीक, और बच्चे पी बटे ये मतलब कि कितने में निर्यात आपने कितने में खरीदा था। ठीक, ये चीज़ें हो गई। एक्स माने निर्यात होता, सॉरी हाँ, एक्स माने निर्यात होता है, एक्स का तात्पर्य होता है यहाँ पर निर्यात। ठीक है, और यम माने क्या होता है, ठीक, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यम का तात्पर्य यहाँ पर आयात से होता है और एक्स का मतलब होता है निर्यात। ठीक, आगे देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ हमने आपको बता दिए, हानि भी बता दी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। व्यापार की शर्तों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे कि व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं। तो जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है उसे व्यापार की शर्तों के नाम से संबोधित किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, व्यापार की शर्त।
आपसे पूछे कि आभास लगान के प्रतिपादक कौन है, आभास लगान के प्रतिपादक कौन है, तो आभास लगान के प्रतिपादक कौन है, मार्शल हैं। कौन है, मार्शल जी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अगला आपके सामने मुद्दा आ चुका है कि औसत कुल लागत कैसे ज्ञात की जाती है। क्या भाई, औसत कुल लागत, औसत कुल लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। औसत कुल लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो औसत कुल लागत या जिसे साधारणतः औसत लागत ही कहा जाता है। औसत कुल लागत पूछे चाहे औसत लागत पूछे, वही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसका पूछ सकता है कि क्या है, पूछा गया कि औसत कुल लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो औसत कुल लागत या फिर साधारणतया इसको हम कह सकते हैं औसत लागत। क्या कहते हैं, जो है औसत लागत भी हम उसी को कहते हैं, किसको, जिसको औसत कुल लागत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कुल लागत को वस्तु की उत्पादन मात्रा पर भाग देने से हमको मिल जाती है। जैसे कि जो औसत की कुल लागत होती है, कि औसत की कुल लागत का तात्पर्य यहाँ पर ये है, कुल लागत बराबर क्या होता है, औसत कुल लागत बराबर होता है कुल लागत कितनी लगी, मान लेते 500 रुपये लगा। ठीक, तो कुल लागत 500 रुपये का है और कुल उत्पादन कितने रुपए का हुआ, मान लेते हैं कितने का हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कुल उत्पादन हुआ था 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये का उत्पादन हुआ। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर। यही होता है आपका कुल लागत बटे कुल उत्पादन। क्या, कुल लागत बटे कुल उत्पादन। ठीक, सॉरी 1000 कुंटल, ये कुंटल वाला होगा, मतलब कि जो कुल उत्पादन होता है, उत्पादन तो कुंटल में रखेंगे ना। कुल लागत मतलब कितना पैसा आपने लगाया, समझिए इसको। जो औसत कुल लागत होता है, इसका मतलब जो औसत कुल लागत होता है, इसका सूत्र जो फार्मूला होता है कि कुल आपने कितना जो है लगाया, सबसे पहले कितना पैसा लगाया, 1000 रुपये मान लेते आपने लगाया। ठीक, और आपने कुल उत्पादन कितना किया भाई, कितना जो है एक प्रकार से उत्पादन किया, कितने किलो, तो आप लिख दीजिए 50 किलो हमने उत्पादन किया, 50 kg। तो ये हो गया सूत्र आपका। ठीक, कुल जो है लागत बटे कुल उत्पादन बराबर कुल औसत कुल लागत। ठीक, ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कीमत विभेद के कितने प्रकार होते हैं, कीमत विभेद के कितने प्रकार होते हैं। तो कीमत विभेद के मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। क्या, कीमत विभेद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है व्यक्तिगत कीमत विभेद। क्या, व्यक्तिगत व्यक्तिगत कीमत विभेद। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है भाई, प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद। क्या, प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद। और जो तीसरा होता है समयानुसार कीमत विभेद। पहला क्या, व्यक्तिगत कीमत विभेद। दूसरा क्या, प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद। और समयानुसार तीसरा है समयानुसार कीमत विभेद। ये 3 प्रकार के कीमत विभेद होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, कीमत विभेद होते हैं। आपसे पूछे कि अल्पाधिकार के कितने मॉडल हैं। क्या, अल्पाधिकार के कितने मॉडल हैं, तो अल्पाधिकार के कई मॉडल हैं। जैसे कि कोर्नो मॉडल हो गया, जो है स्टेकलबर्ग मॉडल हो गया, कार्टेल मॉडल हो गया, सुईजी का विकुचित मांग का वक्र मॉडल हो गया, कि कीमत नेतृत्व मॉडल हो गया। ये सब क्या हैं, ये सब अल्पाधिकारी मॉडल हैं। तो अल्पाधिकार के मॉडल के आपसे एग्जाम से बन सकता है कि किन्हीं 5 अल्पाधिकार के जो है मतलब कि किन्हीं 5 अल्पाधिकार मॉडलों के बारे में बताइए। ठीक, तो आप कैसे बताएंगे, पहला लिखेंगे कोर्नो मॉडल, दूसरा लिखेंगे स्केटबल जो है इस स्टैकल वर्ग मॉडल, तीसरा लिखेंगे जो है कार्टेल मॉडल, चौथा लिखेंगे सुईजी का विकुंचित मांग का मतलब मांग वक्र मॉडल, और चौथा लिखेंगे आप क्या, कीमत नेतृत्व मॉडल। तो इस पर मतलब 5वां, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सीमांत लागत आपसे पूछ सकता है कि आप क्या समझते हो उससे, तो एक अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त इकाई से उत्पादन की कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ठीक, तमाम सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। लाभ क्या आपसे पूछे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो फिर लाभ के बारे में समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है कीमत विभेद, तुमने बता दिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है क्या प्रश्न है आपके सामने कि बजट बाधा क्या होती है। आपके सामने अगला प्रश्न है बजट बाधा, मतलब बजट बाधा माने होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो बजट बाधा से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा गया मान लेते हैं आपसे, तो क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा सीधे सीधे कि अर्थशास्त्र में एक बजट बाधा माल के सभी संभावित योजनाओं को संदर्भित करता है, जिसमें क्या होता है, माल की कीमतें
और क्या होता है, वस्तु का मूल्य देने की समर्थता, और इसी के साथ साथ धन की अल्पता मतलब कमी, धन की कमी की स्थितियां शामिल होती हैं। यही सब बजट बाधा होती है कि धन की कमी या फिर अल्पता की स्थिति हो, या फिर वस्तु का मूल्य देने की शर्त मतलब समर्थता, या इसी प्रकार से जो है जिसमें माल की कीमतें, इन सभी को एक प्रकार से क्या रखा है, शामिल किया जाता है। तो वही क्या हो जाती है, बजट बाधा वही कहलाती है। ठीक, ये बात हो गई। आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मांग की कीमत लोच मापने की कितनी विधियां हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि मांग की कीमत लोच मापने की कितनी विधियां हैं। क्या मांग की कीमत लोच मापने की कितनी विधियां हैं? तो आप बताएंगे कि मांग की कीमत लोच मापने की प्रमुख रूप से 2-3 विधियां, 4 विधियों के बारे में आप सुन लीजिए। 4-5 विधियां हैं मुख्य रूप से, कई विधियां। आप जब ये ना पता कर पाएंगे कितनी विधियां हैं, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि प्रमुख जो है निम्नलिखित विधियां हैं। उसमें लेकर के आप हेडिंग डालकर पहला ये क्या लिखेंगे कि आनुपातिक विधि पहली हो गई। तो मांग की कीमत लोच मापने की पहली विधि कौन सी है, आनुपातिक विधि। दूसरी कौन सी हो गई आपकी, कुल व्यय विधि। तीसरी की मतलब कितना कुल व्यय हुआ, तो इससे मांग की पता चल जाएगी कितना मांग हुआ, तो कुल व्यय विधि हो गई। तीसरी कौन सी विधि है, बिंदु विधि। चौथी कौन सी विधि है, चाप लोच विधि। कौन सी विधि है, चाप लोच विधि। तो ये सब क्या हो गई, ये सब मांग की कीमत लोच मापने की विधियां होती हैं, जो कि हमने आपके सामने बताई। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 निर्धारक तत्वों के बारे में बताइए, या किन्हीं 5 के बारे में बताइए, या किन्हीं 3 के बारे में बताइए। कैसे प्रश्न बनेगा, प्रश्न आपसे बनेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 निर्धारक तत्वों के बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो है मांग को प्रभावित करने वाले 4 निर्धारक तत्व इस प्रकार से हैं। हेडिंग डालेंगे पहला, पहला क्या लिखेंगे, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय जो होती है मांग को प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो है धन का वितरण। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, धन का वितरण। तो मांग का प्रभावित करने वाला, एक प्रकार से मांग को प्रभावित करने वाला ये दूसरा कारण कौन सा होगा, धन का वितरण। तीसरा क्या होगा, उपभोक्ता की पसंद क्या है, इस पर भी मांग जो है निर्धारित होता है। ठीक, और चौथी बात क्या है कि जलवायु तथा ऋतु, इसके हिसाब से भी मांग बढ़ती है। जैसे ठंडी में, जैसे ठंडी में क्या होता है, स्वेटर वगैरह की मांग बढ़ जाती है। लेकिन वही आप देखेंगे गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या होता है, मांग जो होती है वो नहीं बढ़ती है। तो ठंडियों में जो मांग जो है आपकी बढ़ती है, तो एक ऋतुकाल के विशेष के कारण से बढ़ती है। ठीक है, ठंडियों में आप स्वेटर वगैरह खरीदते हैं, जैकेट खरीदते हैं, लेकिन गर्मियों में आप देखते हैं बनियान वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडी में इनर वगैरह खरीदते हैं। गर्मी में आप देखेंगे तो आपको जो है कई चीज़ें, जैसे पसीना वगैरह होगा तो उसके लिए रुमाल वगैरह, अंगोछा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठंडी में क्या होता है, मुफलर रखने की आवश्यकता पड़ती है, अंगोछा नहीं रखने की जरूरत पड़ती। तो कई चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने वाली थी, जो हमने आपको बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो चौथी चीज़ें जलवायु तथा ऋतु हो गई, हमने आपको बता ही दी। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है भाई, गिफिन का विरोधाभास का अर्थ बताइए। गिफिन का विरोधाभास का अर्थ बताइए। गिफिन का विरोधाभास का अर्थ बताइए। गिफिन कौन है भाई, अर्थशास्त्री है। गिफिन कौन है, अर्थशास्त्री ही हैं। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो में बातचीत ना करें बिल्कुल भी। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। क्या पूछा गया, गिफिन का विरोधाभास का अर्थ बताइए। तो गिफिन एक प्रकार से कौन है, व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्री हैं। गिफिन कहते हैं कि जो है कुछ निम्न कोटि की वस्तुओं का मूल्य, क्या, कुछ निम्न कोटि की वस्तुओं का मूल्य गिरने पर उसकी मांग में प्रायः बढ़ती, मतलब उसकी मांग जो है प्रायः बढ़ती नहीं वरन कम हो जाती है। किसी जो है निम्न कोटि की वस्तुओं का मूल्य गिरने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं वरना कम, मतलब वरन कम हो जाती है। ये बात किसने कही थी, गिफिन का विरोधाभास नियम है इसका, मतलब कि सिद्धांत। अब जहाँ मार्शल वगैरह, पीगू वगैरह, फिर और जो विद्वान अर्थशास्त्री हैं, वो मांग की लोच को या फिर मांग को समझाते हैं जब वो, तो क्या समझाते हैं मांग के बारे में, कि जो है मांग कब बढ़ेगी कब घटेगी, उसको हमने आपको बता ही दिया कि मांग तब बढ़ेगी जब क्या होगा, मांग बढ़ेगी तब जब वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, जो है सस्ती हो जाएंगी। तो मांग बढ़ेगी तब जब चीज़ें कोई सस्ती होंगी, और जब चीज़ें सस्ती में कोई दे रहा हो
तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़, जैसे कि यहाँ पर मांग का तात्पर्य मांग कब बढ़ेगी कब घटेगी इसको निर्धारित करता है कि मार्केट में एक प्रकार से डिमांड क्या है, मांग क्या है। तो भाई जब सप्लाई खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में हो गई तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें सस्ती हो जाएगी। यहाँ पर तो यही बताने का प्रयास इन्होंने किया, ये इसका सीधा सीधा उल्टा करते हैं। गिफिन महोदय सीधा सीधा उल्टा बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, या जो निम्न कोटि की जो एक प्रकार से वस्तुएं हैं उनका जब हम मूल्य गिरा देते हैं, उसके मूल्य में कमी कर देते हैं, तो लोग उसको भी खरीदना पसंद नहीं करते। मतलब कि वह एक प्रकार से क्या कम हो जाती है बढ़ने की अपेक्षा, ठीक, बिकने की अपेक्षा उसकी मांग जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे गिफिन के नाम पर, गिफिन का विरोधाभास अर्थात गिफिन्स जो है पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो गिफिन पैराडॉक्स जो है आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो आपने समझा गिफिन का विरोधाभास वाला नियम क्या है, विरोधाभास क्या है गिफिन का। आगे समझते हैं। जहाँ लोगों ने क्या बताया, जहाँ लोगों ने बताया कि जब हम जो है क्या करेंगे, मूल्य में कमी कर देंगे किसी भी वस्तु के, जब मूल्य में कमी कर देंगे तो वस्तु ज़्यादा बिकेगी, लेकिन मूल्य में अगर बढ़ोतरी कर दिया तो कम बिकेगी। चीनी अगर 1 किलो 40 में बिकेगी तो मान लेते 40 में बिकती है तो 40 में खूब बिकेगी। अब मान लेते उसको आप 100 रुपये किलो कर दो या 150 रुपये किलो कर दो, उसको उसके दाम में वृद्धि कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ कोई नहीं खरीदेगा। जबकि जो ये गिफिन है ये कहते हैं कि चीनी जो है मान लेते हैं आप थर्ड क्वालिटी की चीनी आप लाओ, उसको सस्ता बेचो। थर्ड क्वालिटी की चीनी लाओ, उसको आप कह दो कि नहीं 20 रुपये किलो देंगे या 30 रुपये किलो देंगे, तो उसकी भी एक प्रकार से कभी कभी क्या हो जाती है, रेट जो है क्या हो जाता है, रेट घटाने से कभी कभी वो मांग जो होती है उसकी और घट ही जाती है बढ़ने के बजाय। ये विरोधाभास का नियम है किसके, गिफिन के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाभ का जोखिम सिद्धांत क्या है। लाभ का जोखिम सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाभ का जोखिम सिद्धांत, जोखिम सिद्धांत क्या है भाई, लाभ का जोखिम सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहले तो प्रतिपादक किसके हैं, हाले महोदय। हाले महोदय ने लाभ का जोखिम सिद्धांत दिया। सबसे पहले जानो लाभ क्या होता है। लाभ साहसी के कार्यों अर्थात जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को झेलने तथा नव प्रवर्तन करने के लिए क्या प्रकार से क्या होता है, पुरस्कार होता है। तो यहाँ पर लाभ का जोखिम सिद्धांत का तात्पर्य यहाँ पर ये है, इस सिद्धांत के अनुसार जो ये है हाले महोदय वो कहते हैं जो है कि जोखिम उठाने का पुरस्कार क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। हाले कहते हैं कि जोखिम अगर आप उठाएंगे तो उसी को आपको लाभ मिलेगा। मतलब जैसे कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर जोखिम लेंगे, ऐसे किसी मुद्दे में आप जोखिम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लोग जोखिम उठाने का पुरस्कार ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। इसी सिद्धांत को जो क्या कहता है, लाभ का जोखिम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, आधुनिक युग में एक उत्पादक या साहसी भविष्य की मांग के आधार पर अपनी वस्तु का उत्पादन करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हाले महोदय हैं वह कहते हैं कि अगर अगर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जोखिम उठाओगे, जोखिम माने होता है कि आप रिस्क लोगे तभी आप फिक्स होगे। तो रिस्क अगर नहीं लिया तो फिक्स होने की संभावना कम है। तो रिस्क लेने के लिए जब आप रिस्क लेते हो तभी आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब यही सिद्धांत जो है वही क्या हो जाता है, लाभ का जोखिम सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, प्रतिपादक कौन है, हाले महोदय हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्रतिनिधि फर्म किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है। तो प्रोफेसर चैंपमैन है, उन्होंने प्रतिनिधि फर्म को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रतिनिधि फर्म कोई विशेष फर्म नहीं होता है, वरन इसका आशय कुछ विशेष दशाओं में होता है। जिस फर्म में ये दशाएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं वही प्रतिनिधि फर्म हो जाती हैं। ये प्रतिनिधि फर्म के बारे में उन्होंने बताया। प्रतिनिधि माने होता है जिसका प्रतिनिधि, जैसे कि कहते हैं ना कि ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई, हमने आपको सारी बातें आपको समझा दी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपका जो खंड आ है समाप्त होता है। तो बहुत सारी जानकारी हमने आपको पहले से दे दी है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, लघुत्तरीय के, उसके बाद में दीर्घोत्तरीय के प्रश्नों को दिखा दूंगा। अब इनके उत्तर वगैरह जो होंगे वो आपको समझ धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अब कुछ और वीडियो आपकी आएंगी, कुछ एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन क्लास दे दूँगी, 2-3 घंटे उसमें पढ़ा दूँ सारी चीज़ों को। ठीक, मैं दे दूँगा जल्द ही। तो इसमें से आपको जो खंड बा है आपका, इसमें केवल जो है आपको 8 प्रश्न दिए होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 8 प्रश्न दिए होते हैं। उनमें से केवल आपको 5 ही करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न को मतलब कि आपको एक प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक,
अब इसको इन प्रश्नों को देखिए आप। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, मांग का नियम क्या है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। मांग का नियम क्या है, संक्षेप में उत्तर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नई तकनीकों को अपनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, जा करके गूगल करिएगा इन प्रश्नों पर, और गूगल पे जो प्रश्न उत्तर मिले इसको लिख लीजिएगा अपने में। तो ये सब आप जो है अपने घर से जाकर के करिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप रट लीजिएगा बिल्कुल। क्या मांग का नियम क्या है, संक्षेप में उत्तर दें, ऐसे प्रश्न बन सकता है आपसे। अगला प्रश्न बनेगा कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम से कि नई तकनीकों को अपनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नई तकनीकों को अपनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए, बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीगू महोदय द्वारा प्रदर्शित कीमत विभेद की प्रथम श्रेणी के बारे में संक्षेप में बताइए, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम्स में कि नगद मजदूरी तथा असल मजदूरी में क्या अंतर है। नगद मजदूरी तथा असल मजदूरी में क्या अंतर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्ति का संकुचन और पूर्ति की कमी में क्या अंतर है। तो पूर्ति का कमी का संकुचन में क्या अंतर है और पूर्ति की कमी में क्या अंतर है। ठीक, कई चीज़ें होती है, तो इसको हम समझेंगे जब हम विस्तार से वीडियो को बारे में बताने का प्रयास करेंगे, तो हम तमाम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे कि मुद्दे को। ठीक, तो क्या पूछा गया यहाँ पर, नगद मजदूरी और असल मजदूरी में क्या अंतर होता है। नगद मजदूरी या असल मजदूरी में क्या अंतर होता है, अपूर्ण बाजार क्या होता है, ये सब प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। ठीक, तो इन सभी पर फोकस करिए। प्रतिनिधि फर्म तो हमने आपको बता ही दिया था क्या होता है, वो भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया नगद मजदूरी वाला, ये थोड़ा सा बता दूं, बहुत सहज है। नगद मजदूरी वह मजदूरी होती है जैसे कि यह मुद्रा में व्यक्त की जाती है। नगद मजदूरी होती है डायरेक्ट मुद्रा दी जाती है, आपको पैसा दी जाती है। और असल मजदूरी जो होती है या वस्तुओं में व्यक्त की जाती है, जैसे कि आपने कोई मजदूरी करी तो आपको मजदूरी के बदले वस्तु मतलब वस्तु मिल गई। जैसे कि आप देखते हो कि गेहूँ कटनी में तो जो है कुछ गेहूँ जो मजदूर होते हैं वो 7-7 मतलब 10-12 पूरी रखते हैं, उसके अंदर एक बड़ी सी पूरी अपना काट लेते हैं अपने लिए। तो मतलब कि उन्होंने जो है क्या ले लिया, गेहूँ ले लिया, गेहूँ काटने के बदले, मतलब पैसा नहीं लिया। तो जो गेहूँ के बदले गेहूँ ले लिया वो असल मजदूरी है, और जो नगद पैसा उसने ले लिया तो वो क्या हो गया, वो वेतन होगा, तो नगद मजदूरी है। ठीक, और नगद मजदूरी में वस्तुओं को क्रय करके उनका उपयोग किया जाता है, जबकि बात की जाए असल मजदूरी में तो वस्तुओं सेवाओं का सम्मिलित जो है एक प्रकार से रूप जो होता है, सम्मिलित रूप होती है कौन, असल मजदूरी। अगला अंतर आप बता सकते हैं कि यह श्रमिकों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश नहीं डालती है, जबकि असल मजदूरी जो होती है इसमें श्रमिक की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक, नगद मजदूरी पर द्रव्य में व्यक्त होने के कारण मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो है यदि मूल्य ऊंचा स्तर पर हो जाता है तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, क्योंकि नगद मजदूरी से कम वस्तुओं एवं सेवाओं का ही क्रय हो जाता है। ये जो है असल मजदूरी और इस मजदूरी में अंतर होता है। मजदूरी का सिद्धांत उत्पादकता मतलब मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है यह किसने दिया, आपसे पूछा सकता है। तो किसने दिया, प्रोफेसर जेमसन ने दिया है। इस पर वान थ्यून मतलब प्रोफेसर वान थ्यूनेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं कि चूंकि समान सेवाओं के लिए असमान मजदूरी नहीं होती मतलब हो सकती, अतः किसी भी वर्ग के लिए श्रमिकों की मजदूरी किराए पर लगाए जाने वाले अंतिम अर्थात सीमांत श्रमिक के प्रयास से बढ़ने वाली उत्पत्ति के बराबर होती है। ये बात किसने कहा था, प्रोफेसर वान थ्यूनेन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रोफेसर बीजर द्वारा उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रोफेसर बीजर के द्वारा उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रोफेसर बीजर ने उत्पत्ति के जो है समस्त साधनों को 2 भागों में बांटा है। पहला एक प्रकार से बात की जाए तो पूर्णतः विशिष्ट साधन मतलब कि जो है पहला जो साधन है वो कौन सा, प्रथम द्वितीय 2 में बांटा है। और प्रथम जो होता है ये अस्थायी न होकर के अस्थायी होते हैं, जैसे कि जो साधन आज विशिष्ट हैं वे कल अपशिष्ट हो जाएंगे, मतलब जो आज स्पेसिफिक हैं वो कल क्या हो जाएंगे, नॉन स्पेसिफिक हो जाएंगे। मतलब कि यदि किसी भूमि के टुकड़े पर आज गेहूं बोया गया है तो यह विशिष्ट कहलाएगा, परंतु यही गेहूं काटने के बाद उसे किसी अन्य प्रयोग में लाया जा सकता है तो यह अपशिष्ट हो जाएगा।
ये होगा प्रथम तरीके का एक प्रकार से। दूसरा जो वर्गीकरण है किसका, जो है प्रोफेसर द्वारा जो उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण। दूसरा है कि संसार में कई साधन ना तो पूर्णतः विशिष्ट हैं और ना ही पूर्णतः अवशिष्ट हैं। सत्य तो ये है कि मतलब प्रत्येक कथन अंशतः विधि अथवा अंशतः अवशिष्ट होता है। प्रोफेसर बीजर ने के इस किरण के आधार पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्स तथा प्रोफेसर बोल्डमा प्रमुख हैं, लगान के आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या करी है इन्होंने। उसके आधार पर दुर्लभता लगान क्या होता है, योग्यता का लगान क्या होता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, बाजार विफलता क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी उत्तर जल्दी आपको देने का प्रयास। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। सारे के सारे प्रश्न ये थे इंपॉर्टेंट जो कि हमने आपको बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर लघु उत्तरीय का प्रश्न बताने के मूड में नहीं हूँ और ना इसका लघु उत्तरीय का भी बताऊंगा, क्योंकि हमने अति लघु उत्तरीय का बता दिया तो वो आपने समझ लिया होगा। अब इसी प्रकार से और भी वीडियो दे दूंगा तो उसमें लघु उत्तरीय के एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा एक पर, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा तो शायद आपके उतने समझ में ना आए सारी बातें, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। छोटे प्रश्न आपके समझ में आ जाएंगे, इसलिए हमने उसको बता दिया पहले से। यहाँ पर देखेंगे खंड सा से जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न को आपको 5 शब्दों में लिखना होगा। 5 प्रश्न दिए हैं केवल और केवल आपको 2 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे। कितने प्रश्न करने हैं भाई, 2 प्रश्न ही करने हैं। पहला प्रश्न आपके लिए दीर्घ उत्तरीय का बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा, दुर्लभता की समस्या क्या है। दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या किस प्रकार की, मतलब किस प्रकार उत्पन्न करती है, व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि उपभोक्ता की बचत के मार्शल के दृष्टिकोण को रेखांकित के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम्स में कि उत्पादन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम से आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए, साथ साथ इसकी धारणाओं को भी स्पष्ट कीजिए। ये 5 प्रश्न जो थे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से केवल केवल आपको 2 छाट करके कोई कर देना है। ठीक, पहला प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, दुर्लभता की समस्या क्या समस्या है, सबसे पहले उसकी समस्या को बताएं। उसके बाद में दुर्लभता की समस्या चयन की जो समस्या है वो किस प्रकार उत्पन्न होती है उसको भी हमको बताना है। इन सभी के बारे में आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता की बचत के मार्शल, उपभोक्ता की जो बचत है उसका एक प्रकार से उपभोक्ता की बचत को लेकर के एक मार्शल व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है और उसको रेखा चित्र के माध्यम से हमको बताना है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, उत्पादन के को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले उत्पादन की अवधारणा को, मतलब उत्पादन क्या है, मतलब अवधारणा मतलब होता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो सबसे मीनिंग एंड डेफिनेशंस इज कॉल्ड टू कॉन्सेप्ट। तो मतलब जब आप मीनिंग और जो है डेफिनेशन बता देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको वैसे मिल जाएगा। तो उपभोक्ता की बचत के मार्शल के दृष्टिकोण को, मतलब यहाँ पर सॉरी, उत्पादन की अवधारणा स्पष्ट करिए। उसके बाद में उत्पादन के प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हमको बताना है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है इसको आप बताएं, आप उससे क्या समझते हो। जब भी आपसे बीए में पूछा था कि आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको लेकर के क्या विचारधारा रखते हो, तो आप अपने विचारधाराओं को वहाँ पर जरूर लिखें। अगला मतलब इसी में प्रश्न आगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधित तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की चर्चा कीजिए, बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता को प्रभावित कीजिए, साथ साथ इसकी धारणाओं को भी स्पष्ट कीजिए। ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कैसे प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं जो कि आपके एग्जाम से पढ़ सकते हैं। ये इनमें से जो है दिया तो है आपके सामने 5-5, केवल और केवल 2 प्रश्न इनमें से छांट के करने हैं। 8 दिया होगा आपका लघु उत्तरीय का, इनमें से केवल कितने करने होते हैं, तो यहाँ पर 5 करने होते हैं। और लघु उत्तरीय का आपको कितना करना होता है, 2 मतलब सॉरी 10 प्रश्न करने होते हैं। तो 10, 5, 15 और 2 17 प्रश्न आपको कुल मिलाकर के करने होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो अब जाहिर सी बात है आप कोई दिक्कत आपके मन में नहीं रही होगी, सारे मुद्दा हमने क्लियर कर दिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार दुला बने रखें। राम राम, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।